हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ पर क्लास 12th की क्लास में मिल रहे हैं। तो बच्चों, इस चैनल पर हम 9th के, 10th के, 11th के, 12th के सभी के लेक्चर्स डालने वाले हैं। और एक हिंदी मीडियम का एक अलग से चैनल मैंने बनाया है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे तो उनके लिए भी एक अलग से चैनल बनाया है जहाँ पर हिंदी मीडियम का कंटेंट मैं अपलोड करूँगा। ठीक है। आज ये हमारा क्लास 12th का पहला लेक्चर है। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। वैसे यूजुअली बहुत सारे लोग जब भी 12th क्लास स्टार्ट करते हैं या पहले लेक्चर लेते हैं तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इस टाइप के टॉपिक लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होती है। लेकिन यार, अभी थोड़ा सा प्रेशर कम है, अभी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करोगे, चीजें समझोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका अगर मैं बात करूं तो बेसिक कनेक्शन जो है वो 11th क्लास के चैप्टर से है। 11th क्लास में हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सेट, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, उन दोनों चैप्टर से इसका डीपली कनेक्शन है। और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप यहाँ पर क्लास 12th में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो हमें थोड़ा बहुत बेसिक चीजें 11th क्लास की यहाँ पर रिकॉल करनी पड़ेंगी। घबराओ मत। ऐसा नहीं है कि अब तुम कहोगे सर 11th का तो मैं सब भूल भाल गया हूँ, कुछ याद नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो मैं वो चीजें तो डिस्कस करूंगा ही अपने कन्वीनियंस के लिए जो कि पहले के क्लासेस का है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी बच्चे को इस क्लास में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। चाहे आपने 11th में कुछ गोलमोल किया हो या नहीं भी किया हो, तब भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो यार ऐसा भी ना हो कि 11th क्लास में मैं इसलिए थे, हमको तो पता ही नहीं था। ऐसे अगर तुम्हारे अंदर की भावनाएं होंगी तब तो यार उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, इतनी उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हें पता होगा कि तुमने क्लास 11th में मैथ्स ली थी और अब इस बार भी मैथ्स ही पढ़नी है तुम्हें। ठीक है। चलो। तो यार, सब बढ़िया है, शानदार है। अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को है किसी भी तरीके की, आपको क्लास 12th से रिलेटेड कुछ मन में डाउट्स हैं, कुछ आपको लगता है कि यार मुझे इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन और अच्छे से कोई क्लियर कर दे, बता दे, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। इन जनरल कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यार मुझे भी ना कुछ चाहिए। मैं आपको जनरली बताऊं कि मैं खुद सोचता हूं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पर एक शॉर्ट बनाऊं, किस टॉपिक पर कुछ गाइडेंस बनाऊं। मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि अब थोड़ा सा मैं इस मूड में हूं कि मैं जानूं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो आप लोग के रिस्पॉन्सेस, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर आप शेयर करोगे तो मेरे लिए भी एक आसान होगा कि मैं आप लोग के लिए उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई कंटेंट बना करके आपके लिए दे सकूं, है ना। वरना मैं कोई शॉर्ट रिकॉर्ड कर दूं, मैं कोई पूरा मोटिवेशन दे दूं। अरे, तुम्हें जब मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है तो मेरे मोटिवेशन देने से तुम्हें क्या फायदा? मैंने बता दिया कि जून से लेकर के दिसंबर तक 95% लाने की स्ट्रेटजी। तुम कहोगे सर पढ़ाई शुरू नहीं हो रही, स्ट्रेटजी का मैं क्या करूंगा? तो मतलब एक प्रॉब्लम्स यार सबके लिए अलग अलग होती है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी के करंट सिचुएशन में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि आपको अप टू द पॉइंट वीडियोस ही मिल सके। ठीक है। क्योंकि ये वीडियो, ये जो चैनल है, ये मेरा खुद का चैनल है, पर्सनल चैनल है। यहाँ पर कोई मुझ पे दबाव नहीं है कि भैया इस महीने के अंदर इतनी वीडियोस जानी है, इस महीने के अंदर आपको इतने व्यूज आने चाहिए, इतने सब्सक्राइबर आने चाहिए। तो वैसा कोई दबाव नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं। लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलें कि ऑन डिमांड चीजें करें, तो इस चैनल पर जितने बच्चे हैं, मेरा मतलब एक पर्सनल गोल है कि अगर इस बच्चे पे मान लो, इस चैनल पर मान लो 2000 बच्चा है, लेकिन अगर वो 2000 बच्चा ये महसूस कर रहा है कि जो भी कंटेंट आ रहा है वो बिल्कुल और बिल्कुल उसकी नीड के अकॉर्डिंग है, तो मतलब मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई हूं उस चीज को लेकर के कि मैं हर उस बच्चे की नीड को पूरी कर पा रहा हूं जो इस चैनल पर ज्वाइन है। ठीक है। मैं डिफरेंट कंटेंट, पता है मैं बना भी सकता हूँ, मैंने पहले भी बनाया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके पुराने चैनल जहाँ पर मैं पढ़ाता था वहां पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत कंटेंट बनाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं यहाँ पर ऐसा रखूँ कि जो भी बच्चा है उसको उसको लगे कि यार ये मेरा पर्सनलाइज चैनल है। यहाँ पर हर प्रॉब्लम जो मेरे साथ आ रही है, करंट में फेस कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे कंटेंट मिलता है। ठीक है। तो जैसे कि आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मॉडल काम करते हैं,
तो मैं कोई एआई या रोबोट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग छोटे छोटे वीडियोस भी मैं बना सकूं। जैसे कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो रास्ते पर कहीं मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको कुछ सुंदर आसपास के नज़ारे दिखा दूं और फिर आपको कोई प्रॉब्लम आपकी जो है उसको भी सॉल्व कर दूं। तो मतलब मेरा कुछ ऐसा है कि मैं अलग अलग इन्वायरमेंट में पहुंचकर, अलग अलग जगह पर पहुंचकर एक आप लोग के लिए एक अच्छा सुंदर प्यारा मैसेज कन्वे कर सकूं, ताकि आप लोग रिलैक्स रहें। क्लास 12 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो में अगर देखेंगे तो ऊपर लिखा है बोर्ड्स, सीयूईटी एंड जेई। तो जो बच्चे क्लास 12 में हैं उनके मतलब मेजरली 3 टारगेट होते हैं कि भाई एक तो बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए, उसके अलावा अगर उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, मान लो उनको बीटेक वगैरह नहीं करना, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए सीयूईटी एग्जाम होता है जिससे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उसमें भी आपका ये कंटेंट बहुत काम में आएगा। और उसके अलावा जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं आईआईटी या एनआईटी कॉलेजेस से, तो उनके लिए जेई में भी इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट जो पढ़ाने वाला हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहां भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आगे पर हम जेई के क्वेश्चंस भी अपने क्लासेस में इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन ये पहला लेक्चर है तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आने वाले टाइम पर मिलते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बातचीत तो मैंने काफी कर ली है ना। तो आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं, तो देखो जैसे कि हमने पहले बताया कि हमें कुछ बेसिक बातें क्लियर करनी पड़ेंगी। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि भाई मैं सेट की डेफिनेशन 11th क्लास वाले बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊं, नहीं उस लेवल पे नहीं। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन लैंग्वेज के तरीके से सेट, सबसेट एंड पावर सेट, इन तीनों टॉपिक को हम एक बार डिस्कस करेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। उसके बाद ये जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं रिलेशन, तो रिलेशन भी 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, तो रिलेशन को एक बार फिर समझेंगे। इसमें एक दो टॉपिक और इंक्लूड होंगे जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद आपका रिलेशन वहां से निकल करके आता है, ठीक है। तो रिलेशन, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये क्लास 12th का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। यानी कि क्लास 12th जो भी स्टार्ट होती है आपकी, अगर मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे पीवाईक्यू ही है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस ही रखता हूँ। चलिए तो सबसे पहले यार बात करते हैं सेट क्या होता है। अगर आपको याद हो 11th क्लास में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट बच्चों? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि भाई आप ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे हो जो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर रहे हो जो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं, और उस रूल को फॉलो करने वाले सभी एलिमेंट्स को हम इस तरीके से करली ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से करली ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं। तो पहले हम कलेक्शन करेंगे कैसे ऑब्जेक्ट का जो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हो, और उन सभी ऑब्जेक्ट को ये दो ब्रैकेट लगा करके इनके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं कहीं कोई कंटेंट कट तो नहीं रहा मेरे यहाँ पे बैठे होने से। चलिए तो थोड़ा सा मैं अपने आप को यहाँ पर वो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। मैं थोड़ा सा पीछे हो भी जाऊंगा तो दिक्कत नहीं है। क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, चलो ठीक है। तो जैसे मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो अब ये जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है ये एक रूल है, ठीक है। मतलब आपको पहले 5 प्राइम नंबर्स लिखने हैं और उनका सेट बनाना है, उनका सेट बनाना है। तो सेट बनाना है तो सबसे पहले हमने एक इस तरह से ब्रैकेट लगाया। अब प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो पहला प्राइम होता है 2, दूसरा प्राइम होता है 3, फिर थर्ड प्राइम 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। ये आपके फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो गए। तो इस तरीके से हमने ये आपका एक सेट बना लिया। तो वेल डिफाइंड मतलब कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कोई बोलेगा कि सर इस सेट के अंदर 13 होगा कि नहीं, इस सेट के अंदर 12 होगा कि नहीं, तो एक सिंपल सी बात है, 13 एक प्राइम नंबर है, यस, लेकिन वो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर में आएगा तो नहीं आता, इसलिए ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 13 कलेक्शन में नहीं है। क्या 12 सर इस सेट के अंदर होना चाहिए? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि 12 आपका प्राइम नंबर नहीं है,
12 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो जो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है वो हमारा उस कलेक्शन में आएगा, और जो रूल को फॉलो नहीं करता है वो कलेक्शन में नहीं आएगा। तो सेट सिंपल सा ये बोलता है कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि भैया कोई कंफ्यूजन ना हो कि कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है या नहीं। अगर रूल को फॉलो कर रहा है तो होगा, नहीं फॉलो कर रहा है तो नहीं होगा। तो बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जिसको अभी आपने यहां पर देखा है, ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपका रोस्टर फॉर्म। दूसरा फॉर्म जो होता है सेट को लिखने का वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, थोड़ा सा यहां पर मुझको राइटिंग इश्यू आएगा, उसका रीजन बता देता हूं कि ये एक पेन टैब है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और बस ये होता है कि अभी धीरे 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 इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए, और आने वाले टाइम पर अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, बच्चे अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा बच्चे से ज़्यादा बच्चे अगर कनेक्ट होते हैं तो प्रॉपर हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा स्टूडियो सेटअप कर लें, जैसे डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस लिया करते थे वैसे क्लासेस लें, है ना। लेकिन उन सब चीज़ों में टाइम लगता है ना। पहले आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पढ़ाते हो तो वो आपको ये सारी फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब नहीं होते हैं तो वो सारी फैसिलिटी आपको खुद क्रिएट करनी होती है, और वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। मतलब अगर आप करने जाएं तो पूरी सेविंग ही निकल जाए, ठीक है। तो धीरे 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 ही हम उस चीज़ को करेंगे। वैसे अभी मैंने काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें करी हैं जिस पे आप लोग क्लास देख रहे हैं। ये कैमरा भी मैंने लिया है ताकि इस पे हम थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। ये पेन टैब भी इसी पर्पज से है ताकि आप लोग को लिख करके समझा पाऊँ। तो थोड़ा बहुत चीज़ें अभी कलेक्ट करिए, बाकी आने वाले टाइम पर और बेटर एक्सपीरियंस होगा, है ना। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर हम, जैसे कि अभी हमने एलिमेंट को लिस्ट फॉर्म पर लिखा है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे एलिमेंट एक लिस्ट के फॉर्म पर है, एलिमेंट लिस्ट के फॉर्म पर कॉमा लगा लगा करके। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं कि मान लो पहली बार सेट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसको ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, x is a prime number and x is less than 13, x is less than 13। तो अगर मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया है, ठीक है, अगर मैं इस चीज को इस टाइप से लिख देता हूं तो थोड़ा सा ये कट भी रहा होगा, है ना, मेरे साइड से, लेकिन दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इसीलिए ऐसा सेटअप किया है कि अगर मैं लिखता भी हूं तो मेरे ऊपर आ जाएगा। चलो, तो सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर और x आपका लेस देन 13। तो 13 से छोटे ही प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11। तो ये जो फॉर्म है इसको हम आपका सेट बिल्डर फॉर्म बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इस फॉर्म को हम आपका सेट बिल्डर फॉर्म बुलाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें अगर आपको याद आ रही हैं तो बस ठीक है, इतना ही मुझे बताना है, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आती है, वो है आपके पास सबसेट, है ना। सबसेट बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे जैसे कि किसी बड़े का छोटा पार्ट। आपको जैसे पता है कि मान लो ये क्या है पूरा, ये एक सेकेंड, है ना। मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो थोड़ा सा, मतलब समझिएगा सबसेट का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के अंदर एक आपके पास ही कंट्री है जो कि इंडिया है। इस कंट्री के अंदर एक छोटा सा ये डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी स्टेट है जो कि मान लो एक यूपी है। तो अगर आप देखेंगे और इस यूपी के अंदर एक आपका सिटी है, तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि एक बड़े का एक छोटा हिस्सा। तो सबसेट इज एक्चुअली कि अगर हमारे पास कोई सेट है तो उस सेट के हम कुछ या सभी एलिमेंट को लेकर के जो भी नए सेट बनाएंगे वो हमारे पास सबसेट होते हैं। जैसे कि मान लो सेट ए है, हमने पिछला ही उठा ले लिया कि 1 2 3, एक सेकेंड 1 2 3 तो नहीं, चलो ले लेते हैं 1 2 3 4, ये आपके पास क्या है, एक सेट है। अब इस सेट के हमने कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट को लेकर के हम नए सेट बनाए। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने सेट बनाया S1 जिसके अंदर मैंने एलिमेंट रखा केवल 1, तो एक एलिमेंट लिया और एक सेट बना दिया। एक दूसरा सेट बनाया मैंने S2 जिसमें मैंने एक एलिमेंट लिया 2 ले लिया।
इसी तरह मैंने एक तीसरा सेट बनाया जिसमें मैंने केवल 3 को ले लिया। अब जरूरी नहीं कि मैं केवल एक एक एलिमेंट को लूं, मैं एक से ज्यादा एलिमेंट को भी ले सकता हूं। तो मैंने अभी क्या किया कि सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेकर के कितने सेट बना लिए, 4 सेट बना लिए। ठीक है, अब मैं और सेट बनाता हूं। मान लो S5 मैंने बनाया। अब मैंने दो दो एलिमेंट लिए, 1 को लिया, 2 को लिया। मैंने S6 एक नया सेट बनाया जिसके अंदर मैंने 2 को लिया, 3 को लिया। फिर S7 मैंने एक नया सेट बनाया जिसके अंदर मैंने 3 को लिया, 4 को लिया। फिर मैंने S8 एक नया सेट बनाया जिसके अंदर मैंने 1 को लिया, 3 को लिया। फिर S9 मैंने एक नया सेट बनाया जिसमें 1 को लिया, मैंने 4 को लिया। S10 मैंने एक नया सेट बनाया जिसके अंदर मैंने 2 को लिया और 4 को लिया। तो मतलब इस तरीके से हम दो दो एलिमेंट को लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, फिर 2 3 हो गया एंड 2 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर 3 और 4 का भी हम एक सेट बना सकते हैं। तो 3 और 4 को लेकर के एक सेट बन गया। तो ये दो दो एलिमेंट को लेकर के सेट बन गए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैं तीन तीन एलिमेंट को लेकर के भी सेट बना सकता हूं। तो मान लो मैंने बना लिया 1 2 एंड 3। फिर मैंने यहाँ पर एक दूसरा सेट बना लिया, मान लो 1 3 एंड 4। मतलब इस तरीके से जितने भी मैं सेट बना रहा हूं, अगर आप देखोगे ये जितने भी सेट बनाए इन सभी में जो भी एलिमेंट लिए हैं उन सभी एलिमेंट को मैंने इस सेट से उठाया है। तो इसको हम बोलते हैं आपका सुपर सेट। इसको हम बोलते हैं आपका सुपर सेट। और ये बाकी जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं ये सब क्या है, हमारे सबसेट्स हैं। अब ये मत समझना कि मैंने सारे के सारे सबसेट्स यहां पर लिख दिया है। सारे सबसेट्स नहीं लिखे, कुछ लिखे हैं। ठीक है, सारे सबसेट्स नहीं लिखे, कुछ लिखे हैं। तो यहां पर हम अब एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझ लेते हैं। वो रूल ये कहता है आपसे, ठीक है, ये बात पहले समझ में आ गई है तो क्लियर है यहां तक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट समझिएगा जो बहुत काम का है, कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो m है। ठीक है, कोई सेट आपके पास A है, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो आपके पास m है, तो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो आपके पास 2 रेज टू द पावर m होते हैं। कितने होते हैं? 2 रेज टू द पावर m टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है। तो अगर मान लो किसी सेट में, जैसे इस सेट A में कितने मेंबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि n ऑफ A आपके पास यहाँ पर, एक सेकेंड इसको ठीक से लिख देता हूं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास n ऑफ A बराबर 4 है, यानी कि सेट A में आपके पास यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, सेट A में आपके पास 1 2 3 4 टोटल 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट की अगर मैं बात करूं तो n ऑफ A आपके पास यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट की अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर 4 यानी कि टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे। अभी तो यहाँ पर मैंने केवल 12 लिखे हैं, लेकिन 2 की पावर 4 यानी कि टोटल 16 सब सेट्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? 8। अगर सेट में 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 4। अगर सेट में केवल एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? कितने सबसेट बनेंगे? केवल एक एलिमेंट है तो 2 सबसेट बनेंगे। अगर कोई सेट इम्पटी है, अगर कोई सेट आपका इम्पटी है, ठीक है, तो इम्पटी सेट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? तो उस केस में इम्पटी सेट का भी एक सबसेट होता है, क्योंकि इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इम्पटी सेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इम्पटी सेट के बारे में बात करूं, अगर आपको नहीं पता है, सबको पता होना चाहिए कि इम्पटी सेट क्या होता है। इम्पटी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ओपन ब्रैकेट से, मतलब ऐसे ब्रैकेट से, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, या फिर हम इसको इस तरीके से फाई, इस सिंबल को हम जो रीड करते हैं वो है आपका फाई, ऐसे फाई बनाते हैं। ठीक है, तो इम्पटी सेट में अगर मैं बोलूं कि मान लो ये एक इम्पटी सेट है, ठीक है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इम्पटी सेट इज इक्वल टू 0। कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इम्पटी सेट इज 0। तो सबसेट अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 0 यानी कि 1। इसका मतलब ये हो गया कि एम्प्टी सेट के भी अगर हम सबसेट बनाएंगे तो एक सबसेट हमको उसका मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक बातें हैं जो हम 11th क्लास में पढ़ करके आए थे। ठीक है, अब इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए।
अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपके पास में पावर सेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके साथ में है वो आपके पास में है पावर सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए is denoted by P of A and called as power set of A, called as power set of A, called as power set of A। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी सेट ए के, ठीक है, किसी सेट ए के हम सभी सबसेट्स का को कलेक्ट करके एक नया सेट बना ले। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है मान लो 1 एंड 2। अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे? तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, इम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो हर सेट खुद का सबसेट हो गया। उसके बाद 1 को लिया तो एक सबसेट बन गया, 2 को लिया तो एक सबसेट बन गया। अब अगर मैं पावर सेट ऑफ ए लिखूंगा तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या है? मैं एक ऐसा सेट बनाऊं जिसमें इसके सारे के सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर लूं, इसके सारे सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर लूं, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, नोट करिएगा बच्चों, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए एंड कॉल्ड एज द पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है? पावर सेट ऑफ ए एकदम सबको समझ में आया? कोई डाउट किसी के मन में हो तो पूछ सकते हो भाई। हाँ जी, किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना? बोलो 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 जी, कोई डाउट है? इतना ठीक है? पक्का जी? क्लियर? चलो, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट, पावर सेट की बात करेंगे तो मतलब क्या है भाई कि जितने भी सबसेट हैं उन सभी को कलेक्ट कर लो तो एक नया सेट बन जाएगा, वो है आपका पावर सेट, वो है आपका पावर सेट, पावर सेट। आई बात समझ में? चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की। यार ऑर्डर्ड पेयर से पहले ना मतलब थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया, मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ। चलो ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि दो एलिमेंट जिनको हम इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, ए कॉमा में बी, इसको हम बुलाते हैं बच्चों ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको हम जो फर्स्ट में है इसको हम बुलाते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बुलाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और बी की अगर मैं बात करूं तो जनरली इसको हम सेकंड कंपोनेंट बोल देते हैं, सेकंड कंपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम वाई कोऑर्डिनेट, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको हम वाई कोऑर्डिनेट भी बुलाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका एक नाम और भी होता है, इसका हम एक नाम और भी बुलाते हैं, वो है आपका एब्सिसा। ठीक है, इसका एक नाम और भी होता है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है। एब्सिसा, है ना? और बी को अगर हम बात करें तो बी को हम यहाँ पर आपका ऑर्डिनेट बुला देते हैं। तो ये बेसिक चीज आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस्तेमाल होती है। तो मेन अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट ये हमारे रिलेशन फंक्शन में इसी से काम चल जाता है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं तो उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट ए को और बी को वाई कोऑर्डिनेट बुलाएंगे, और सिमिलरली वहां पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पड़े। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ रहा होगा कि जब हम क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, 11th में आप लोग पढ़ करके तो आए ऑलरेडी, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, मान लो एक आपके पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 2,
और एक दूसरा सेट आपके पास बी है जिसमें एलिमेंट है आपके पास में 3 एंड 4, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब होता है x कॉमा वाई सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का है और सेकंड कंपोनेंट सेट बी का है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस से हमारे पास y कॉमा में x होगा, जिसका मतलब है कि y कॉमा x सच दैट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, देखो b क्रॉस है तो पहला एलिमेंट b का होगा और एक क्रॉस ए सेकंड में है तो सेकंड एलिमेंट जो है वो आपका सेट ए का होगा। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होता है। अगर मैं इसको लिखूं तो ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा, तो देखो पहला एलिमेंट जब मैं ए क्रॉस बी लिखना तो सेट ए का लूंगा तो यहां से बनेगा 1 कॉमा में आपके पास 3, उसी तरह 1 कॉमा में आपके पास 4, फिर यहां से 2 कॉमा में आपके पास 3 एंड 2 कॉमा में आपके पास 4। ये आपके पास ए क्रॉस बी बन गया। अगर मैं यहां से b क्रॉस ए बनाता हूं तो b क्रॉस ए क्या बनेगा, अब देखो यहां पर 3 कॉमा 1 आएगा, फिर यहां पर आपके पास 3 कॉमा 2 आएगा, फिर यहां पे 4 कॉमा 1 आएगा और यहां से आपके पास 4 कॉमा 2 आएगा। तो ये a क्रॉस b क्रॉस ए है। ध्यान समझिएगा 1 कॉमा 3 कभी भी बराबर नहीं है 3 कॉमा 1 के, याद रखिएगा। यहां पर ये जो ब्रैकेट लगा है ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर अगर 1 कॉमा 3 और 3 कॉमा 1 लिखे हैं तो ये कभी भी बराबर नहीं है। लेकिन हाँ अगर ब्रैकेट इस तरीके का है कि 1 कॉमा 3 और इस तरीके का 3 कॉमा 1 है तो ये बराबर हैं, क्योंकि ये दो इक्वल सेट हैं, ये दो इक्वल सेट हैं। लेकिन ये एक्चुअल में जो यहां पर लिखा है ये ऑर्डर्ड पेयर है, कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो बच्चों यहां से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए, ये दोनों अलग अलग सेट होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर टू डिफरेंट सेट्स, दे आर नॉट सेम, ठीक है। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर टू डिफरेंट सेट्स, दे आर नॉट सेम, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग सेट होते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आ गई है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। एवरीवन एकदम क्लियर? चलो सबको दिख रहा है, कहीं मैं छुपा तो नहीं रहा हूं अपने अंदर? चलो ठीक है, ओके। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ? बताते जाना यार, ठीक है। देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी भी मेहनत वेस्ट हो, आपकी भी मेहनत वेस्ट हो, है ना। अगर आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है ना, एक सेकेंड, कई बार देखो हमारा ये कैमरा ही ब्लर हो जाता है, कई बार ये हमारा कैमरा भी अपने आप ब्लर हो जाता है, ये भी बीच बीच में देखना पड़ता है। चलिए, है ना, कहीं भी देखो कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरा सिंपल है, मैं ये चाहता हूँ कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर बेस्ड चैनल हो, तो यहाँ पर हर बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। भले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, है ना। 30 बच्चा, 40 बच्चा, 50 बच्चा भी है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व अगर कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको जो कंटेंट दे रहे हैं वो उसकी हेल्प कर रहा है तो हम इनफ है, ठीक है। चलिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि एकदम बहुत कुछ ऊट पटांग का चीज़ें यहाँ पर करें। चलो ठीक है बेटा, क्लियर है? ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आगे समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर सेट ए बी के बराबर नहीं, ए और बी दो डिफरेंट सेट्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए आपका अलग अलग होंगे। साथ ही साथ ए क्रॉस बी, मतलब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो सेट ए में कितने मेंबर है और सेट बी में कितने मेंबर है, उनका प्रोडक्ट,
है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मुझे ए क्रॉस बी बताना है तो एन ए इंटू में एन बी मैं कर दूंगा, ठीक है। एन ए इंटू में एन बी, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए उसका प्रोडक्ट एन बी के साथ में, ठीक है। तीसरा, अगर मैं पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी बनाऊं, या ऐसे लिखूं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर एन ऑफ ए इंटू में आपके पास एन ऑफ बी, या फिर लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। यहां तक समझ में आ गया। चलिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि सेट ए में और बी में कुछ एम एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। अगर आपको लिख दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मान लो एम, ठीक है। अगर सेट ए और बी में मान लो कुछ एम एलिमेंट कॉमन है, एम एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर एलिमेंट होंगे जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन होंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है जो कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली इस्तेमाल होता है ना। कि एग्जाम्पल के तौर पर भी आप देख सकते हो कि मान लो मैंने यहाँ पर सेट ए लिख दिया है, ठीक है। सेट ए लिख दिया जिसमें लिखा 1 2 एंड 3, और एक सेट बी लिख दिया जिसमें मैंने लिख दिया 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बनाओगे, तो मतलब अब यहाँ पर लिखना थोड़ा सा आप लोग खुद चेक कर लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है यहाँ पर। तो एम स्क्वायर एलिमेंट, मतलब कि अगर मैं देखूं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में अगर देखूं तो 2 एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे ये चेक करूंगा, तो 2 स्क्वायर, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट ऐसे आएंगे जो दोनों में कॉमन आएंगे, ठीक है। 4 एलिमेंट ऐसे आएंगे जो दोनों में कॉमन आएंगे। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, पक्की बात है, ओके। यहां तक क्लियर है। अगर आप कहो तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके भी लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, चाहो तो एक बार खुद भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर सेट ए और बी में अगर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट एम एम ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इनमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो वो एम स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। बस मैं ये बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 3 इसमें भी 2 3 इसमें भी है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो आपके पास 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2, यानी कि 4 एलिमेंट ऐसे आएंगे जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन होंगे, ठीक है। चलिए, अब बेसिक चीजें जरा जरा सा थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं। ये तो आप लोग इजीली कर लोगे, है ना, कि सेट ए आपके पास है 1 2 3 4, सेट बी आपके पास है 5 7 9। तो अगर आपको यहाँ पर ए क्रॉस बी डिफाइन करना है, तो ए क्रॉस बी अगर आपको लिखना है तो बहुत इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब ए पहले है तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा। तो यहाँ से 1 5 आ जाएगा, 1 7 आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 5 2 7 एंड 2 9 आ जाएगा। उसी तरह आपके पास 3 5 3 7 एंड आपके पास 3 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 5 एंड 4 7 एंड यहाँ से आपके पास 4 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी बन जाएगा। इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर बी क्रॉस ही लिख सकते हो। अब क्या होगा, बी के एलिमेंट पहले, ए के एलिमेंट बाद में लिखोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सेट ए और बी हमारे दोनों डिफरेंट है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमारे कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, यस, हाँ, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की बात करूं तो भाई ए में कितने एलिमेंट है 4, बी में कितने 3, तो 4 गुणे 3 यानी कि 12 एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे। उसी तरीके से बी क्रॉस ए में अगर मैं बोलूंगा तो 3 गुणे 4 यानी कि इसमें भी 12 एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सेम होंगे, लेकिन सेट दोनों ये अलग अलग होंगे। चलिए, अब यहाँ पर गिवन है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके बराबर हैं, 4x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5
कॉमा में माइनस का 2। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपके आपस में इक्वल हैं तो आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा, जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपके बराबर हो तो इसका मतलब होता है कि इनके जो कंपोनेंट है वो बराबर होंगे, यानी कि पहला कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट आपस में बराबर, और सेकेंड कंपोनेंट जो कि ये y है वो आपके पास -2 के बराबर। तो यहां से x इधर चला गया तो आपके पास बचा सिर्फ x, और 5 में से 3 चले गए तो यहाँ से बचा 2। तो x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर -2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर भी सेम चीज है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो इसको सॉल्व करके आप देखोगे कि यहां से x माइनस वाई की वैल्यू 6 लिख सकते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 6, x प्लस वाई की, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x बराबर आपके पास 8 आ जाएगा, y बराबर आपके पास 2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो x बराबर 8, y बराबर 2, तो 8 प्लस 2 10, 8 माइनस 2 आपके पास 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें हमें क्या लिखना है, इफ a इज इक्वल टू 2 4 6 9 एंड b इज इक्वल टू 4 6 9 18 27 54, स्मॉल a रिप्रेजेंट एज की स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट b, ये रिप्रेजेंटेटर है। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, फाइंड द सेट ऑफ, ऐसे हमें जोड़े बनाने, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं सच दैट a इज अ फैक्टर ऑफ b। a इज अ फैक्टर ऑफ का मतलब, b का मतलब क्या है, a जो है वो डिवाइड करता हो, डिवाइड करता हो b को। a इज अ फैक्टर ऑफ b का मतलब क्या है कि a b को डिवाइड करे। तो हमें ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन बनाना, साथ ही साथ a b से छोटा भी हो, a जो हो वो b से छोटा भी हो। तो अब अगर देखो, अब मैं यहां पर अगर ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूं तो मैंने मान लो ऑर्डर पेयर में 2 को रखा। अब 2 को रखा तो 2 का पेयर उससे बनेगा जिसको 2 डिवाइड करता है, यानी कि 2,4 बन जाएगा, 2,6 बन जाएगा, 2,18 बन जाएगा और 2,54 बन जाएगा, क्योंकि 2 इन सभी को डिवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह अब अगर मैं 4 को लेता हूं तो 4,4 नहीं ले सकते, क्योंकि ध्यान समझना 4 के बराबर हो जाएगा ना, इसलिए 4 कॉमा में यहां पर हम अगर देखेंगे तो 4 का पेयर किसी से बन रहा है। देखो 4,4 बन नहीं सकता क्योंकि छोटा होना चाहिए, 4,6 नहीं बनेगा, 4,18 नहीं बनेगा, 4,27 नहीं बनेगा, 4,54, यानी कि 4 के साथ किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, 4 के साथ किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का कोई पेयर नहीं बनना। अगर मैं 6 की बात करूंगा तो 6 18 से पेयर कर सकता है। ठीक है, और 6 का पेयर अगर हम देखें तो 54 से हो सकता है, 6 कॉमा में आपके पास 54 ये बन सकता है। अगर मैं 9 से देखूंगा तो 9 का पेयर आपके पास 18 से बनेगा, 9 का पेयर आपके पास 27 से बनेगा, और 9 का पेयर आपके पास 54 से बनेगा, 9 का पेयर आपके पास 54 से बनेगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गए। आप देख सकते हैं कि ए जो है वो डिवाइड करता है बी को और ए बी से छोटा है, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन निकल करके यहां पर आएगा। एकदम क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्की बात? एकदम ओके? एनीवन? कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे पेयर बनाने थे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो हमने फैक्टर देखा कि ए अगर बी का फैक्टर है तो ए कॉमा बी एक फैक्टर पेयर बन गया। तो इस तरह 2,4 2,6 2,18 2,54 6 4 से कोई पेयर नहीं बन रहा, क्योंकि 4 सिर्फ दूसरे सेट बी के 4 को डिवाइड करता है और हमें चाहिए कि ए बी से छोटा होना चाहिए, इसलिए 4,4 ले नहीं सकते। तो 4 कॉमा अदर लेते, लेकिन अदर किसी को डिवाइड ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसके अलावा 9 से बन रहा है तो 9 के अपन ने लिख दिया। आई बस समझ में? किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बता सकते हो। क्लियर है? पक्की बात? नेक्स्ट, अब मेन टॉपिक्स यहां पर आया रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, पहले तो सिर्फ रिलेशन समझेंगे, उसके बाद कहानी शुरू होती है टाइप्स ऑफ रिलेशन की, है ना। उसके बाद कहानी शुरू होती है टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो सबसे पहले रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, और रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का।
मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं कि आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आर ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, ठीक है, किसी भी सबसेट जो कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ए से बी पर रिलेशन, तो ए से बी पर रिलेशन वो रिलेशन होगा जो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, ठीक है। यानी कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। लिख सकते हैं एवरी एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is called a relation, is called a relation from A to B, relation from A to B। आई बात समझ में? ए से बी पर रिलेशन का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट वो एक रिलेशन है। तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सिंपल सी बात। अब अगर मैं इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दूं, तो मान लो एग्जाम्पल ऐसे लिख सकता हूं। देखो थोड़ा सा मैं आज मैंने स्पेस कम ली, एक एग्जाम्पल लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है आपके पास 2 3। तो अब मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी यहाँ से बन जाएगा 1 2 1 3 2 2 एंड 2 3, ठीक है। तो अगर मैं एक रिलेशन R1 लिखूं तो मैं सिर्फ ऐसा लिख सकता हूँ कि मान लो मैंने 2 2 लिख दिया, तो ये क्या है? रिलेशन है। इसी तरह मैं एक रिलेशन R2 लिख सकता हूँ जिसमें मैंने लिखा 1 2 को लिखा और 1 3 को लिखा, तो ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। ये सारे आपके रिलेशन है। तो हम ऐसे कितने रिलेशन लिख सकते हैं? तो जितने नंबर ऑफ सबसेट मैं ए क्रॉस बी के बना सकता हूँ, जितने मैं सबसेट ए क्रॉस बी के बना सकता हूँ, उसका मतलब है उतने रिलेशन में लिख सकता हूं। क्योंकि एवरी सबसेट यहां पर मेंशन कर दिया है कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन है ए टू बी। उसी तरह बी क्रॉस ए का हर एक सबसेट एक रिलेशन है फ्रॉम बी टू ए। आई बात समझ में? समझ गए यार? देखो एक सिंपल सी बात है कि कहानी ऐसी होती है ना, रिलेशन बनता कब है? जब भी आप कोई पेयर देखते हो, अगर आप कहीं किसी लड़के लड़की को घूमते देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। क्या ये भाई बहन है? क्या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? क्या ये दोस्त है? या ये हस्बैंड वाइफ है? क्या रिलेशन है? या हो सकता है कि मदर एंड सन है, या हो सकता है कि और कोई रिलेशन है। तो मतलब कि जब भी पेयर देखोगे तो रिलेशन बनेगा, है ना। कोई भी दो लोग अगर साथ में हैं या दो चीज ऑब्जेक्ट साथ में हैं, तो क्यों साथ में हैं? कुछ तो होगा जो उनको आपस में जोड़ रहा होगा, वही तो रिलेशन है। यानी कि हो सकता है हमें नहीं पता कि क्या रिलेशन है, हो सकता है कि हमें नहीं पता क्या रिलेशन है, लेकिन अगर साथ में है तो कोई रिलेशन होगा, साथ में है तो कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ही होगा। तो सिंपल सी बात रिलेशन की यहां पर हो जाती है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? जैसे मान लो मैं एक रिलेशन लिखता हूं कि आर एक रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 1 3, ठीक है। तो आर इनवर्स की अगर मैं बात करूंगा तो आर इनवर्स में 2 1 को लेंगे और 3 1 को लेंगे, यानी कि इन्हीं के जस्ट इनवर्स हो, ठीक है। यानी कि 2 1 और 3 1 को लेंगे, यानी कि इनवर्स का मतलब में आ गया ना कि जब आर में 1 2 और 1 3 है तो आर इनवर्स में 2 1 और 3 1 होंगे। एकदम क्लियर है? पक्की बात? कोई डाउट? ओके ठीक है। तो यहां पर आर और आर इनवर्स आपका यहां पर इस तरीके से बन जाता है। एकदम क्लियर है? वॉइस वगैरह एकदम ओके आ रही है? ठीक है चलिए। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज आपसे और पूछी जाती है, अगर आपसे
पूछा जाए यहाँ पर कि डोमेन ऑफ, एक सेकेंड रुक जाना, एक सेकेंड बाबू, बबुआ एक सेकेंड, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर की अगर मैं बात करूं तो डोमेन हम ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट को बोलते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट में 1 और 1 है, तो इसका मतलब है कि हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तो 1 हमारा डोमेन हो गया। अगर मैं रेंज की बात करूं कि रेंज ऑफ आर क्या होगा, तो रेंज ऑफ आर आप यहां पर देखोगे कि ये सेकंड कंपोनेंट 2 हो गया और 3 हो गया, दोनों अलग अलग हैं, तो 2 और 3 इसकी रेंज हो गई। ठीक है, अगर सिमिलरली यहां पर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स का मतलब जो आर इनवर्स के फर्स्ट कंपोनेंट जैसे कि 2 और 3, तो यहां से आपके पास 2 और 3 आ गया, और अगर मैं इसके रेंज की बात करूंगा तो इसकी रेंज में 1। तो एक तरीके से देखोगे जो आर का डोमेन है वो आर इनवर्स की रेंज है, और जो रेंज ऑफ आर है वो आर इनवर्स का डोमेन है। तो ये बेसिक सी चीज यहां पर और आप देख सकते हैं। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, मतलब इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेट एन ऑफ ए, एक सेट ए है जिसमें m एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसमें n एलिमेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। देखो, अगर सिंपली बोलता कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, है ना, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 की पावर m इंटू में n, m इंटू में n, ये टोटल नंबर ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, यहाँ पर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी ले पूछ रहा हूँ ना, तो ये हो जाएंगे आपके पास m इंटू में n। ठीक है, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप क्या बोलोगे 2 की पावर m इंटू n। लेकिन आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन, नॉन इम्पटी रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन, तो यार ध्यान से देखो, हर सबसेट एक रिलेशन है ए क्रॉस बी का, तो यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे तो 2 की पावर mn होंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि नॉन इम्पिटी बताओ, तो एक रिलेशन होता है जो इम्पिटी होता है, तो इसलिए अगर हमें नॉन इम्पिटी बताना है 2 की पावर mn में से एक माइनस कर दो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। अगर नॉन इम्पिटी रिलेशन पूछ रहा है तो भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो 2 की पावर mn होंगे, और नॉन इम्पिटी बोल रहा है तो उसमें से एक कम कर दो, एक माइनस कर दो, तो 2 की पावर mn माइनस में 1, ये हमारे पास नॉन इम्पिटी रिलेशन आ जाएंगे। चलिए, अब यहां पर लिखा है R इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट, अब इसमें मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूं 11 12 13 एंड यहां पर ये ब्रैकेट 8 10 एंड 12 डिफाइंड बाई y इज इक्वल टू x माइनस 3, देन R इनवर्स हमें बताना है ना, हमें R इनवर्स बताना है। देखो सबसे पहले अगर R की बात कर रहा है ना, तो R एक्चुअल में ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y के टाइप का है, सच दैट y जो है वो x माइनस 3 के बराबर है, जहां पर x बिलोंग्स टू आपका, इसको मान लो बोल देता हूं सेट A और इसको बोल देता हूं सेट B, x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B, इस तरीके से है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अब यहां से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मुझे R रिलेशन लिखूं तो क्या होगा, y जो है वो x से 3 छोटा है, तो अगर मैं यहां से 11 लिखता हूं, 11 लिखता हूं, तो यहां पर ये आएगा 8। ठीक है, अगर मैं यहां से 30, देखो 12 लिखता हूं, तो 12 से 3 कम करोगे तो 9 आना चाहिए, 9 लेकिन इस सेट में नहीं है, तो अगर मैं यहां से 13 लिखता हूं तो 13 का यहां पर बनेगा आपके पास 10, तो ये हमारे पास R बना। अगर मुझे यहां से R इनवर्स लिखना है तो R इनवर्स में क्या आएगा, ये आएगा 8 कॉमा में आपके पास 11 एंड 10 कॉमा में आपके पास 13, ये हमारे पास R इनवर्स आएगा। तो 8 कॉमा में 11 एंड 10 कॉमा में 13, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट, एनीवन, सबको एकदम फर्स्ट क्लास क्लियर? तो यहाँ पर 8 कॉमा में आपके पास 11 एंड 10 कॉमा में 13, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, R इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, चलो
सिमिलरली यहां पर नेक्स्ट लिखा है द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, द रेंज ऑफ द रिलेशन आर आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा में एक्स स्क्वायर, मतलब कि हमें पहले x लिखना है फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट उसका स्क्वायर लिखना है, जहां पर x एक प्राइम नंबर है और जो कि लेस देन 13 है। x प्राइम नंबर है, 13 से छोटा है, तो बताओ हमें यहाँ पर रेंज लिखना है। तो पहले तो हमने r लिख लिया। देखो x अगर प्राइम है तो पहला प्राइम हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 उसके बाद आता है 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25, उसके बाद 7 आता है, 7 का स्क्वायर हो गया आपके पास 49, उसके बाद आपके पास 11 आता है, 11 का स्क्वायर 121। तो ये हमारे पास इस तरीके से बना। हमसे पूछ रहा है रेंज, हमसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो रेंज में 4 आएगा, 9 आएगा, 25 आएगा, 49 आएगा और 121 आएगा। लेस देन 13 बोल रहा तो 13 को नहीं लेंगे। तो 4, 9, 25, 49 एंड 121, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। एकदम क्लियर है। तो 4, 9, 25, 49, 121, तो ये हमारे पास रेंज ऑफ आर आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास रेंज ऑफ आर आ गया। आई बस समझ में, एकदम क्लियर है, पक्की बात, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट यहां पर लिखा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन। एन यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एन यहां पर रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को, एन यहां पर रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर पे रिलेशन इज दैट x कॉमा वाई, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, देन द डोमेन ऑफ आर। हमें डोमेन ऑफ आर बताना है। तो देखो सबसे पहले हम आर यहां पर लिखेंगे। अब देखो x अगर मैंने यहां पर 1 लिया तो 2 टाइम्स y, अब आप ऑब्जर्व करो यहां से कि 2 टाइम्स y हमेशा आपका क्या होगा, इवन होगा। 2 टाइम्स y हमेशा आपके पास क्या होगा बच्चों, इवन होगा। अब 2 टाइम्स y अगर इवन है, इवन में जब मैं 1 ऐड करता हूं तो यार मुझको ऑड मिलता है और मुझको चाहिए यहां पर 8। सोचो जब भी मैं इवन में 1 ऐड करूंगा तो मुझे ऑड मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि x में यहां पर अगर 1 लेता हूं ना तो मुझे कोई भी y नहीं मिलेगा। x यहां पर अगर मैं 1 लेता हूं तो कोई y नहीं, x यहां पर अगर मैं 2 लेता हूं तब मैं यहां से आपका इजीली y की वैल्यू अगर 3 ले लेता हूं तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 बन जाएगा। तो 2,3 हमारे पास r बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं तो y की वैल्यू मैं 2 ले लूंगा, तो 2 2 जो 4 प्लस 4 ये बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 6 लेता हूं और y की वैल्यू 1 लेता हूं तो 6 प्लस 2 आपके पास 8 बन जाएगा, ठीक है। बस तो इस तरीके से 2 3 4 8 6 1 यही पॉसिबल हमारे पास पेयर बनेंगे। और अगर मैं यहां से इनका डोमेन लिखूंगा तो डोमेन में यहां पर क्या क्या आ जाएगा, डोमेन में यहां पर 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। एक सेकेंड, जब भी डोमेन लिख रहा हूं तो ये एक सेट है, डोमेन एक सेट है तो सेट के तरीके से लिखा जाएगा, सेट के तरीके से लिखा जाएगा। तो 2 4 एंड 6 तो ये हमारे पास डोमेन निकल के आएगा। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट? पक्की बात है, क्लियर है। चलिए अब यहां से कहानी शुरू होती है बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन है वो है आपका, अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी, मतलब पहला रिलेशन तो हम जो यूज करते हैं वो है आपका वॉइड रिलेशन यानी कि एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। दूसरा मतलब ये टाइप की कैटेगरी में नहीं आता लेकिन इनको भी हमें स्टडी करना होता है वॉइड रिलेशन। फिर आता है आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन, फिर आता है आपके पास में यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो रिलेशन आता है वो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ये बेसिक रिलेशन है जो टाइप की कैटेगरी में नहीं आते लेकिन फिर भी इनको पता होना जरूरी है। फिर यहां से शुरू होता है फर्स्ट टाइप का रिलेशन जिसको हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। देखो अभी टाइप में कुछ और भी रिलेशन जैसे कि एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, लेकिन उसको अभी हम स्टडी यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। वो मैं करूंगा लेकिन मैं आपको पहले बोर्ड्स का कंप्लीट करा करके फिर एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक भी बताऊंगा क्योंकि अब वो भी आपका जेईई के सिलेबस में नहीं रह गया है इसलिए उसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर दूंगा फिर भी आपके लिए। थर्ड नंबर पे आता है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। फिर इन तीनों से मिलकर के बनता है एक रिलेशन जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन,
इक्विवेलेंस रिलेशन, जो इन तीनों के कोलैबोरेशन से बनता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव से। तो वन बाय वन अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले देखो वाइड रिलेशन जो है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि वाइड रिलेशन मतलब इम्पिटी रिलेशन, ठीक है, इम्पिटी रिलेशन आपका वाइड रिलेशन है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी रिलेशन आप बना रहे हो, लेकिन इम्पिटी मतलब है कि आपने रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो इम्पिटी रिलेशन हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन मान लो अगर आप जो आर है वो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है, तो हर सेट खुद का सबसेट होता है। उसी तरह अगर ए क्रॉस बी एक सेट है तो ए क्रॉस बी खुद का सबसेट भी है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन होता है। तो एक्चुअल में ए क्रॉस बी अगर आर मेरा पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा तो वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब जो तीसरा यहां पर है वो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। तो सबसे पहले जो चीज यहां पर डिस्कस करने वाली है आइडेंटिटी रिलेशन या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहां पर एक चीज पहले हम स्टडी करेंगे, आपका रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट। मान लो आपके पास ए एक सेट है, ठीक है, आपके पास ए एक सेट है, तो ए क्रॉस ए क्या हुआ, सेट ए का खुद से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम जब भी आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़ेंगे तो किसी एक सेट पर ही पढ़ेंगे, यानी कि हम दो डिफरेंट सेट्स का प्रोडक्ट नहीं कर रहे होंगे, मतलब यहां पर हम सेम सेट के ही प्रोडक्ट पर बात करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस ए का अगर कोई सबसेट है तो वो उस सेट पर एक रिलेशन है, तो रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक सेट आपके पास ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और ये बताता है कि अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो उसको हम आपका आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। मतलब कि सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड है तो वो आइडेंटिटी है। तो अगर मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, तो आइडेंटिटी रिलेशन तब बनेगा जब एक सेट के अंदर 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, बस इसके अलावा और कुछ भी ना हो, तो ये आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ कि अगर सेट में 1 2 3 है तो आइडेंटिटी रिलेशन उसको बोलेंगे जिसमें केवल और केवल 1 1 हो, 2 2 और 3 3 हो, मतलब केवल खुद से मतलब, किसी और से मतलब नहीं। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या हुआ, केवल खुद से मतलब, केवल खुद से मतलब हो और किसी से नहीं, खुद से मतलब रखे, मतबल हो गए, चलो लिख देता हूं, केवल खुद से मतबल और किसी से नहीं, और किसी से नहीं सही कर देता हूं, मतबल है वो, मतलब सॉरी केवल खुद से रिलेशन हो और किसी से नहीं, ठीक है। चलो तो 1 1 2 2 3 3 यानी कि अगर कोई भी सेट ए है तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट है उनके केवल खुद से जो ऑर्डर्ड पेयर बना उनका केवल कलेक्शन हो, तो वो हमारा आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अब जैसे कि यहां पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, तो यहां पर अगर आप देखोगे 1 2 2 3 1 3 ये नहीं है, 5 5 4 4 2 2 ये तो है, ठीक है, ये वाला हो गया ना, खुद से केवल रिलेशन है तो ये वाला होगा। 1 3 3 1 2 3 ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मतलब केवल और हर एलिमेंट का केवल और केवल खुद से, हर एलिमेंट का केवल और केवल खुद से रिलेशन हो और किसी से भी ना हो, केवल और केवल खुद से ही हो और किसी से भी रिलेशन ना हो। चलिए नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, देखो अब मान लो
आर आपका एक सबसेट है ए क्रॉस ए का, सच दैट आर इज इक्वल टू x कॉमा x such that for all x belongs to set A। देखो अब यहां पर ये डेफिनेशन इस तरीके से लिखना उतना समझ में कम आएगा, मैं आपको ऐसे बताता हूं। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बस डिफरेंस क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव में मैं मतलब आपको लिख एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एक रिलेशन ए है जिसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 2 एंड 3। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 2 एंड 3। तो अगर मैं एक रिलेशन आर लिखता हूं जिसमें मैंने 1 1 लिखा, 2 2 लिखा, 3 3 लिखा, यानी कि हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो, तो अभी केवल ये 3 एलिमेंट रखूंगा तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, नो डाउट। अब अगर मैंने यहां पर मान लो 1 2 को रख दिया, 1 3 को रख दिया, कोई और एलिमेंट रख दिया, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं जो खुद से रिलेटेड हो, और बाकी कोई भी एलिमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब नेसेसरी है कि वो एलिमेंट जरूर हो जो खुद से रिलेशन रखते हों। बाकी ऐसे रिलेशन भी हो सकते हैं, ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जो खुद से ना रखें, लेकिन वो जरूर हो जो खुद से रखते हो। मतलब 1 1 हो, 2 2 3 3 और बाकी 1 का 2 से 1 का 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 एलिमेंट जरूर होने चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब वो नेसेसरली आइडेंटिटी रिलेशन हो, नेसेसरली उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए नेसेसरी है कि हर एलिमेंट का कम से कम खुद से रिलेशन जरूर हो। लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ आर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एटलीस्ट लिखा है, कम से कम, एटलीस्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक तरफ था आइडेंटिटी में क्या था कि भाई केवल और केवल खुद से रिलेशन होना चाहिए और किसी और से नहीं, और वहीं पर अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट कम से कम खुद से हो, बाकी किसी से हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम खुद से हो, बाकी किसी से हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्या हो गई बच्चों, ये बात हो गई आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, कम से कम खुद से रिलेशन हो, बाकी चाहे किसी से हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में क्लियर? चलो, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन मान लो ए क्रॉस ए का सबसेट है, लेकिन सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई या इसको ऐसे लिख सकता हूं, इफ एंड ओनली इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब कि कोई रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा कि अगर उसमें एक्स वाई हो तो नेसेसरली y कॉमा एक्स भी हो। इफ एंड ओनली इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई है तो वाई एक्स भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई रिलेशन आर बना रहा हूं सेट ए पर, ठीक है, मैं मान लो एक सेकेंड, मैं मान लो कोई रिलेशन आर लिख रहा हूं, यहाँ सेट ए है आपके पास 1 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं कोई रिलेशन आर लिख रहा हूं जिसमें 1 2 है तो 2 1 का होना जरूरी है, 2 3 है
तो 3 2 का होना जरूरी है। मतलब कि x कॉमा वाई है तो नेसेसरीली y कॉमा एक्स का होना वहां पर जरूरी है। तो ऐसा रिलेशन आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। और तीसरा जो है आपका वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, देन तब, मतलब अगर एक्स वाई है और वाई जेड है किसी रिलेशन आर में, तब ये जरूरी है कि एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन आर का मेंबर हो, एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन आर का मेंबर हो, तब हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। और कोई रिलेशन आपका जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं यहां पर, एक बार रुक जाओ, पहले दोबारा समझा देता हूं। ट्रांजिटिव का मतलब सिंपल सा क्लियर है कि भैया अगर एक्स वाई है साथ ही साथ वाई जेड भी है, तब एक्स जेड का होना जरूरी है, तब एक्स जेड का होना जरूरी है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर एक रिलेशन मैंने लिख दिया कि 1 2 है और 2 3 है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें 1 3 ना हो। 1 3, ठीक है, 2 3, हाँ 1 2 है 2 3 है तो 1 3 का होना जरूरी है। मतलब 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी हो। अब मैं अगर आपका यहां पर एक रिलेशन लिख दूं जहां पर 1 2 है एंड 3 4 है, तो क्या मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट वाला तो क्लियर है कि सर ये ट्रांजिटिव है, सर सेकंड वाला रिलेशन ट्रांजिटिव होगा क्या? यस, सेकंड रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है कि अगर एक्स वाई और वाई जेड है तब एक्स जेड होना जरूरी है। लेकिन अगर रिलेशन नहीं, जैसे यहां पर 1 2 है 3 4 है, ऐसा तो है नहीं कि बीच का एलिमेंट कोई कॉमन हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्स जेड हो जाए ना हो, तो ये रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ गए? तो 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होगा तभी ट्रांजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर 1 2 है 3 4 है तो भाई यहां पर तो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा ना, इधर पर वाई कनेक्शन बन रहा था, वाई कनेक्शन बन रहा था, इसलिए एक्स जेड होना जरूरी था। यहां पर कोई कनेक्शन नहीं बन रहा तो कोई जरूरत नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव होगा तब भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन था, है ना। मैं आज ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट में हम और भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3, कंसीडर द रिलेशन आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। अब आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो देखो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, देखो 1 1 है 2 2 है 3 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एलिमेंट कम से कम खुद से तो रिलेटेड है ही, इसलिए आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सर यहां पर 1 2 है 2 3 है, 1 2 है 2 3 है उसके बाद 1 3 है, अच्छा तो यहां से एक रिलेशन बन गया। 1 3 है 3 3 है तो 1 3 है, ये भी बन रहा है। 2 2 है 2 3 है तो 1 3 है, बिल्कुल। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है, ये आपका ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो 1 2 है 2 3 है, देन 1 3 भी तो रिलेशन आर का मेंबर है, 1 3 भी तो रिलेशन आर का मेंबर है। मतलब जो बीच में कड़ी है उसकी वजह से ये जो हमारे जुड़ रहे थे ये तो आपस में रिलेटेड हो रहे हैं क्योंकि मेंबर है, इसलिए 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है पक्का। और कोई कंडीशन जिससे डिस्कार्ड हो सकता है? 1 2 है 2 3 है 1 3 है, 2 3 है 3 3 है, ठीक है, 1 3 2 3 1 3 1 3 3 3, या ऐसे नहीं बन रहा, चलो 2 1 2 2 2 1 2 है, 1 1 1 2, ओके 1 2 है, 1 2 2 3, चलो ओके। दिस रिलेशन इज आपका, अब देखो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये सही है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये गलत है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये भी गलत है। नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव तो होगा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 1 2 है 2 3 है 3 3 है 1 2 2 3, ठीक है 3 1,
हम्म 3 1 है, 1 1 है। एक सेकंड रुक जाना। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अच्छा 1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 बनेगा, है ना। 3 1 और 3 1 की नीड तो नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि 3 1 है नहीं, नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 3 1 की नीड नहीं है ना। 3 1 नहीं है, वरना अगर वो प्रॉब्लम हो सकती है। चलो ठीक है, अब सही। आगे बात करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, साथ ही साथ वो रिलेशन अगर आपका सिमेट्रिक भी है, साथ ही साथ अगर वो आपका ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन आपका, तीनों अगर वो है, तो उस कंडीशन में उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको ये ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, अगर आप इनको खुद से एक बार सॉल्व करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में इनको मैं एक बार डिस्कस करूंगा, आप इनको खुद से सॉल्व जरूर से करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व करके आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, क्योंकि फिर वो अपलोडिंग में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अपलोडिंग एक अलग टास्क है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो पहला लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगा लेक्चर? कोई भी प्रॉब्लम है खोल के बताओ, ताकि हम उन प्रॉब्लम को तुरंत सही कर सकें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।